नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय निमित चंद जैन महाविद्यालय, दिल्ली राजरा, जिला बालोद। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के थर्ड पेपर के यूनिट 1 का अध्याय संघवाद के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सबसे पहले हम देखेंगे संघवाद क्या है, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसमें क्या लक्षण होना चाहिए उन्हें, भारत में संघीय प्रणाली क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसमें संघात्मक कौन कौन से तत्व हैं, एकात्मक कौन कौन से तत्व हैं। इन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संघवाद वास्तव में क्या है। संघवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द फेडरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से उत्पन्न हुआ है, जिसका आशय संविदा या समझौता होता है। अतः संविदा या समझौते के द्वारा निर्मित राज्य को संघराज कहा जा सकता है। सर्वप्रथम इस संघ शब्द का प्रयोग स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा 1946 में क्रिप्स मिशन योजना में किया गया था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इस प्रकार संघवाद वह है जिसमें शासन के कार्यों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शामिल होते हैं तथा दोनों ही एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। कोई भी सरकार दूसरे की अभिकर्ता या प्रत्यायोजिती नहीं होती। दोनों की शक्तियों का स्रोत भी एक ही होता है और वह है संविधान। अर्थात संविधान से ही उन्हें यह शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह इस संघवाद के संबंध में भी विचारकों ने अपनी राय दी है। जैसे कोरी और अब्राहम ने इसे सरकार का दोहरा रूप बताया, जो विभिन्नता के साथ एकता का भी सम्मिश्रित रूप है। इसी तरह केसी वेयर ने संघवाद को एक ऐसी स्थिति बतलाया जिसके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है, फिर भी दोनों एक दूसरे के समकक्ष और स्वतंत्र भी होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह संघवाद, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेषताएं या हम उसके लक्षण कह सकते हैं जिसे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लक्षण में जो संघवाद में होना चाहिए, सबसे पहला है द्वैत या दोहरा शासन। किसी भी संघीय राज्य में दो सरकारें होती हैं। पहली तो होती है केंद्र की सरकार और दूसरी होती है राज्य की सरकार। ये दोनों सरकार अपनी शक्ति को एक ही स्रोत से प्राप्त करते हैं, जो है संविधान। दूसरा लक्षण है इसका शक्तियों का विभाजन। जैसा कि मैंने बताया कि संघीय शासन में दो सरकारें होती हैं, केंद्र की और राज्य की, और दोनों ही सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन भी होता है। कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और एक दूसरे के अधिकार और शक्तियों पर यह किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करती। ये दोनों ही संविधान के द्वारा भी नियंत्रित होती हैं। तीसरा लक्षण इसका है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संविधान का उद्भव जैसे कि संविधान से होता है और प्रत्येक शक्ति, जैसे विधायी है, कार्यपालिका वाली है, न्यायिक शक्ति है, चाहे वह संघ की हो या राज्य की, संविधान के अधीन और उसके द्वारा ही नियंत्रित होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान ही देश की सर्वोच्च विधि या कानून भी होती है। चौथा इसका लक्षण होगा लिखित और कठोर संविधान। संघीय राज्य की स्थापना जिस तरह से संविदा के द्वारा होती है और संघ में शामिल होने वाले जो राज्य होते हैं वह कुछ शर्तों के आधार पर ही इसमें भी शामिल होते हैं और इनका लिखित होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसी तरह से संविधान की सर्वोच्चता को भी बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का कठिन होना भी बहुत आवश्यक है। संशोधन के लिए केंद्र में विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत कह सकते हैं, और इसी तरह से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन
इसी तरह से केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति, इसी तरह संसद के दोनों सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये ऐसे विषय हैं जिनमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन होना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अगला लक्षण है इसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। जिस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच ये शक्ति का विभाजन है, यह विभाजन लिखित रूप में होता है और यह लिखित रूप होने के कारण ये संभावना भी ये होती है कि यदि इस तरह का लिखित ना हो तो सरकारें संविधान के उपबंधों की व्याख्या भी अपने अपने हिसाब से कर सकती हैं, इसलिए उसका लिखित होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि एक या तो यह केंद्र और अन्य सरकारें भी अपने अपने अधिकारों को पाने की कोशिश भी इनके द्वारा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति से निपटने के लिए और उसकी सही व्याख्या करने के लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। संघीय प्रणाली में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संघीय प्रणाली या ये संघवाद, जिसके अंतर्गत ये कुछ लक्षण अवश्य ही विद्यमान होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, संघवाद में ये सारे लक्षण हैं, तो यही लक्षण हमारे भारत में भी हमको देखने को मिलते हैं या भारत के संविधान में भी यह विद्यमान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आइए भारत में संघीय प्रणाली क्या है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ अर्थात यूनिट ऑफ स्टेट्स कहा गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जहां संविधान में संघवाद के लक्षण पाए जाते हैं, उसी तरह वहाँ पर एकात्मक राज्य के लक्षण का प्रभुत्व भी पाया ही जाता है। क्योंकि संविधान निर्माण करने वाले व्यक्तियों की ये मंशा थी कि भारत में भी संघवाद की ही स्थापना की जाए, परंतु संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वरन इस संघ शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा। प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी भी प्रकार से राज्य के वास्तविक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह ये भारत की संघीय प्रणाली में यह बातें जो है हमको देखने को मिलती हैं। आइए हम इसको विस्तार देखते हैं। भारतीय संघ का स्वरूप या इसकी प्रकृति क्या होगी। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके संबंध में और उसकी प्रकृति के संबंध में भी कुछ विचारकों ने अपनी बातें रखी और यह विवाद का भी विषय बन गया। और यदि हम कहें कि यह संघात्मक है जो संघीय शासन की स्थापना करता है, और यदि हम कहें कि यह एकात्मक शासन है जहाँ पर एकात्मकता के बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं, इस संबंध में विचारकों में मतभेद पाए गए। इसी संबंध में सबसे पहले केसी वेयर ने इसे इस तरह बताया, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की होती हैं। भारत का संविधान संघीय कम एकात्मक अधिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में डी बसु का विचार था कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है। इसी तरह से पायली ने बताया कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह संघीय शासन और इस संघीय शासन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के घटकों से या राज्यों के मिलने से बना हुआ है, इस भारत में संघ के जो घटक हैं उनको हम राज्य के नाम से संबोधित करते हैं, और ये संविधान की पहली अनुसूची के खंड 1 में वर्णित है। भारत में कुल 29 राज्य हैं।
इसी तरह से संघ राज्य क्षेत्र भी पहले अनुसूची के खंड 2 में जिनका वर्णन किया गया है और इनकी संख्या 7 है, जहाँ पर राष्ट्रपति खुद या उनके द्वारा किसी प्रशासक के द्वारा इन क्षेत्रों का प्रशासन भी किया जाता है। तो ये थी संघात्मक शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ विद्यमान है भारत में, उसकी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है वो क्या है। आइए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में संविधान के स्वरूप को संघात्मक बताते हुए कहा कि यह एक संघीय संविधान है। केंद्र तथा राज्य दोनों का गठन संविधान द्वारा हुआ है। दोनों की शक्ति व प्राधिकार का स्रोत भी संविधान ही है। अपने क्षेत्राधिकार में कोई किसी के अधीन नहीं है। एक का प्राधिकार दूसरे का पूरक होता है। आगे उन्होंने ये भी कहा, संघात्मक व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि केंद्र और राज्य के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के प्राधिकारों का विभाजन हो, जो किसी संसद द्वारा पारित विधि का प्रतिफल न होकर संविधान द्वारा उल्लिखित प्रावधानों का परिणाम हो। यह इसी उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। आइए हम इसके पश्चात देखेंगे संघात्मक शासन के, यह जो संघात्मक व्यवस्था है उसके कुछ लक्षण जो हमारे भारत देश में विद्यमान हैं। तो सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। जिस तरह संविधान के लक्षणों में हमने बहुत सारे लक्षणों को देखा था, यही सारे लक्षण हमारे भारत देश के संविधान में भी संघीय व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में भी संविधान ही सर्वोच्च है। कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों सरकारें संविधान का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। जैसा कि मैंने बताया कि यह संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य में विभाजित होती है, तो उनकी शक्तियां भी विभाजित की गई हैं। और इसमें यह संविधान जो है वह कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर बनाया भी गया है। इसका कुछ अंश हमको इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विभाजन है शक्तियों का, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है संघ सूची, दूसरी है राज्य की सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। पहली है संघ सूची, जिसके 97 विषय होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा है, सशस्त्र सेनाएं हैं, अणुशक्ति है, विदेशी कार्य है, राजनयिक प्रतिनिधित्व है, युद्ध और शांति है, तार, डाक, संचार, सिक्का, टंकण, विदेशी विनिमय। ये सारे विषय जो हैं उसमें केवल संसद को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये था पहली सूची, जिसे हम संघ सूची कहेंगे। अब देखते हैं ये दूसरी सूची है। यह सूची जिसके अंतर्गत 66 विषय बताए गए हैं और इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पुलिस व्यवस्था, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक व्यय, कृषि, सिंचाई, सड़कें, और ये सारे विषय जो हैं इन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल विधानमंडल को ही होता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ विषय को, जैसे शिक्षा है, वन, जंगली जानवर, प्राणियों की रक्षा तथा नाप तौल आदि को समवर्ती सूची में भेजा जा चुका है। फिर तीसरी सूची है समवर्ती सूची। यह सूची जिसके अंतर्गत 47 विषय हैं और जैसा कि इसमें 4 विषय राज्य सूची के आ गए हैं, इसके अलावा एक और विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियंत्रण, इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो इस तरह इसकी संख्या 52 मतलब 52 हो जाती है। इसके अंतर्गत फौजदारी, इस समवर्ती सूची में फौजदारी विधि, इसकी प्रक्रिया, निवारक, निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा आदि आते हैं। और इन विषयों पर केंद्र और
राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। दोनों जो है इन विषयों पर अपना विधि का निर्माण कर सकती हैं। तो इन विषयों पर यदि ये भी देखा जाता है कि यदि इन विषयों पर यदि केंद्रीय सरकार ने व्यवस्थापन नहीं किया है तो राज्य के विधानमंडल इन विषयों पर कानून बनाने की अधिकारी होगी। किंतु यदि संसद कभी भी कानून बनाते तो वह राज्य द्वारा पारित विधि को शून्य करने में भी सक्षम होगी। तीसरी विशेषता है इसमें स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा एक सर्वोच्च और राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना करती है और इन्हें संविधान विरुद्ध कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा जो राज्यों का सदन कहा जाता है और यह राज्य का प्रतिनिधित्व भी करता है और यह प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं होता बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो भारत में यह व्यवस्था भी विद्यमान है। नेक्स्ट है संशोधन प्रणाली। कुछ संशोधन ऐसे इस प्रकार के होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष ऐसे विषय उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत तो किए जाते हैं जिनके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। यदि स्वीकृति ना हो तो संविधान के महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है।